गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भारत नेपाल से आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर आपको बता दें कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। इंडिया नेपाल हमने पढ़ लिया, तो आप देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। काला पानी रिसेंट डिस्प्यूट से आ सकता है, काला पानी से। तो सवाल है कि आप लिखो कैसे। अब देखो, अगर काला पानी की बात आए तो कई बार आप IR में मैप बना सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर कैसे आता है फॉरेन पॉलिसी में, मान लो कि लेटेस्ट अपडेट से आ गया काला पानी का मामला। तो काला पानी डिस्प्यूट बड़ा सिंपल सा है बच्चों। देखो, कभी कभी आप मैप बना सकते हो, क्योंकि जो भारत नेपाल सीमा उत्तराखंड के साइड में है वो काली नदी के ओरिजिन से डिसाइड की गई है। काली नदी कहाँ उत्पन्न होती है उसी से बॉर्डर होगा। अब सवाल है कि नेपाल कहता है, देखो इसका मतलब ईस्ट में नेपाल है और इधर वेस्ट में उत्तराखंड। उत्तराखंड का मतलब है इंडिया। तो सीधी सी बात है कि नेपाल ये कहता है, और ये 1816 की सुगौली संधि थी, ये बाकायदे डिटरमाइन कर दी गई है। 1816 में अंग्रेजों का ही जब शासन था तो बाकायदा ये डिटरमाइन था कि कहाँ से किस तरीके से भारत और नेपाल की सीमा, ये जो 80 किलोमीटर की उत्तराखंड के साइड में है, ये बिल्कुल इस तरीके से डिटरमाइंड है। लेकिन अभी नेपाल क्या विवाद कर रहा है। अब नेपाल कहता है काला पानी का उद्गम यहाँ पे नहीं होता। अब काला पानी का उद्गम कहाँ होगा, इसका काला पानी का उद्गम क्या होगा, वेस्ट में। अगर काला पानी का उद्गम वेस्ट में होगा तो इतना टेरिटरी उत्तराखंड की धारचूला, लिम्पिया, धूरा, ये सारा टेरिटरी नेपाल को मिल जाएगा। और अगर काला पानी यानी काली नदी का उद्गम यहाँ से होता है, सारी टेरिटरी इंडिया के पास रहेगी। यानी इंडिया कह रहा है कि जो काला पानी क्षेत्र है उसके ईस्ट में, ईस्ट का मतलब नेपाल साइड हो गया, उसके ईस्ट में काली नदी निकलती है। नेपाल कह रहा है वेस्ट में निकलती है। अब नेपाल कह रहा है वेस्ट में निकलती है, तो इसका मतलब है लिम्पिया, धूरा, काला पानी, और जो सबसे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस लिपू लेक जो पासेस है वो मिल जाएगा। डिस्प्यूट इतना है, तो क्या आप एग्जाम में अगर यही अगर तो ऐसे लिख दोगे? नहीं बच्चों। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, ये बात ध्यान में रखने की है कि काला पानी डिस्प्यूट अगर आ जाए, तो अगर मान लो कि काला पानी डिस्प्यूट मेंस एग्जाम में आ जाए, अब यही करंट अफेयर का विषय है। वैसे अगर काला पानी का डिस्प्यूट आ जाए एग्जाम में, देखो आप कैसे लिखोगे। अब ये तो ठीक है, केवल यही तो नहीं बता सकते ना कि ये सुगौली संधि, सुगौली ट्रीटी आप लिख सकते हो। कैसे बेसिक फैक्ट पहले उत्तर में कैसे होना चाहिए, जैसे आपने कह दिया कि सुगौली संधि 1816, सुगौली ट्रीटी 1816 में थी, जिसके द्वारा बाकायदा बॉर्डर निर्धारित है। अब काली रिवर को लेकर, काली रिवर कहो, महाकाली रिवर कहो, उसको इंडिया में शारदा भी कहा जाता है। तो काली रिवर का उद्गम कहाँ है, ये काली रिवर के उद्गम से, इसलिए कई बार कहा भी जाता है जो अंग्रेजों ने सीमा निर्धारित की है वो बड़ी विवादास्पद है। अब मतभेद क्या है, आज के डेट में मतभेद यही है काली नदी का ओरिजिन कहाँ पे है, कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ काली नदी का उद्गम कहाँ पे है, ओरिजिन ऑफ रिवर काली। लेकिन बच्चों इतनी बात बताने से काम नहीं चलेगा, ये तो बेसिक 2 लाइनें आप बता दोगे, उसके बाद क्या लिखोगे। दोस्तों मुद्दा क्या है, आप जानते हो पॉलिटिक्स में पहले याद रखना, पॉलिटिक्स में ज़मीन का विवाद है न पानी का है। अदरवाइज देखो बच्चों, भूटान के साथ डिस्प्यूट नहीं होता। ऐसा क्या कारण है कि जब माओवादी आते हैं, जब प्रचंड आएंगे तभी डिस्प्यूट होता है? वह सिंपल सी है। अब आपको लिखना है कि व्हाट इज बेसिक रीजन बिहाइंड डिस्प्यूट। विवाद का कारण यही अब IR लिखने की बात है, और हमेशा आंसर कॉन्सेप्चुअल होता है। व्हाट इज बेसिक रीजन बिहाइंड डिस्प्यूट, तो बेसिक रीजन क्या है बच्चों, दैट इज अ पॉलिटिकल। बेसिक रीजन क्या है, राजनीतिक।
अब आप देखो राजनीति क्यों है, क्योंकि नेपाल में इस समय जो सरकार है प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड, एंड प्रचंड गवर्नमेंट इज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। प्रचंड गवर्नमेंट कौन सी है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, माओवादी सरकार है, माओवादी है, कम्युनिस्ट है। और आप देखोगे प्रचंड और माओवादी हमेशा एंटी इंडिया अप्रोच रखते हैं, ये भारत विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं। दे ऑलवेज क्रिएट एंटी इंडिया अप्रोच। बच्चों इसलिए कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी में कई बार राष्ट्र का बड़ा जबरदस्त नुकसान हो जाता है। अब ये देखो एलिट है, अब इन लोगों के चक्कर में नेपाल का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इसे कई बार देखोगे पॉलिटिक्स में, इसलिए जनता अगर समझदार नहीं है, कई बार तो नेता हिटलर ने जर्मनी का बेड़ा गर्क कर दिया था, जर्मनी के नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे। इसलिए बच्चों अगर अगर आप एंटी इंडिया टेंडेंसी को देखोगे तो नेपाल में किस बात को आगे बढ़ाए जाने का प्रयास होता है? एंटी इंडिया अप्रोच। अब नेपाल में एंटी इंडिया अप्रोच अगर बढ़ाने का प्रयास होता है, सवाल है इस एंटी इंडिया अप्रोच को बढ़ाने का मतलब क्या है? तो अब स्वाभाविक रूप में उनमें क्या राष्ट्रवाद पैदा करना है। इसका मतलब है कि नेपाल की सारी समस्या कारण और नेपाल की आंतरिक समस्या क्या है? नेपाल की मूल समस्या क्या है? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। आर्थिक पिछड़ापन। नेपाल की मूल समस्या क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है मधेसी और पहाड़ी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि जब से संविधान बना है मधेसी कहते हैं भाई हमें दो प्रांत नहीं मिले, पहला हमारे लिए दो प्रांत चाहिए था, वो नहीं मिला। मधेसी कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं है सेवाओं में, सारे गोरखा, यह जो काठमांडू एरिया है वो नेपाल का, काठमांडू के लोग हैं वो नेपाल के शासन प्रशासन पर डोमिनेंट है। अब बताओ नेपाल में अगर मधेसी और नेपाली आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें इंडिया कहाँ रिस्पॉन्सिबल है? नेपाल की इकोनॉमी खराब है, इसमें इंडिया कहाँ रिस्पॉन्सिबल है? लेकिन अब इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को, अब इस आंतरिक संघर्ष को कैसे हम बाहर बदल दें? अब नेपाल अगर इंटरनली डिस्टर्ब है, याद रखना बच्चों, तो नेपाल में तो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंटरनली अनस्टेबल है नेपाल। अरे भाई देखो जब 12 साल में 24 सरकार बनेगी तो क्या होगा? अब यहाँ आर्थिक समस्या है, निर्जाति संघर्ष का मतलब जाति धर्म भाषा के आधार पर होने वाले संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन। तो जो जात धर्म भाषा के आधार पर संघर्ष है वो प्रॉब्लम है। यानी एक तरीका आप याद रख लो, अगर पड़ोसी के साथ, कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि घर के अंदर बहुत झगड़ा चल रहा है, तो एक काम करना, पड़ोसी से पंगा ले लेना, तो घर के सारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है खत्म हो जाएंगे। सारा झगड़ा कहाँ पे चला जाए? पड़ोसी के पास। इसलिए कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, पाकिस्तान को आप देख लो। तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारे छोटे पड़ोसी देशों में एंटी इंडिया अप्रोच अपनाया जाता है, यानी अगर पड़ोसी में बाढ़ आ गई तो भारत प्रॉब्लम है पड़ोसी देश में। इसलिए बच्चों ये जमीन का मामला नहीं है, ये स्वाभाविक रूप में जमीन के नाम पर नेपाल में एक नेशनलिज्म की फीलिंग बनाने का कॉन्सेप्ट है। नेपाल में एक नेशनलिज्म की फीलिंग बनाई जा रही है, और क्योंकि जमीन का मामला आप जानते हो राष्ट्रवाद का बड़ा विषय हो जाता है, और किसी भारतीय को लग जाए कि चाइना हमारी जमीन हड़प रहा है तो दोस्तों कितना सेंटिमेंट का मुद्दा हो जाता है। अब चाइना का के साथ हमारा व्यापार घाटा है, ट्रेड डिफिसिट है, ये आम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जमीन कैसे ले सकता है? ये सब दोस्तों पॉलिटिक्स चलती रहती है। इसलिए ये सब बातें आपको मेनली लिखनी है। ये तो 2 लाइन में हो जाएगा, ये लिखने का तरीका होता है। इसलिए बच्चों याद रख, करंट अफेयर जैसी कोई चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन में होती नहीं, सारा कॉन्सेप्चुअल होता है कि आखिर में डिस्प्यूट है क्यों। और आप जानते हो भारत विरोध बढ़ाने के नाम पे नेपाल हमेशा चाइना के पास जाता है, छोटे मोटे प्रॉब्लम उठा देगा। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि क्या केवल नेपाल और भारत के बीच में काला पानी ही इशू है? उत्तर है नहीं। नेपाल और भारत के बीच में केवल काला पानी इशू नहीं है बच्चों,
अरे इशू व्यापार भी है, ट्रेड भी है, सिक्योरिटी है और कल्चरल रिलेशन है, तो बाकी सब संबंध तो इंटैक्ट है। इसलिए ऐसा नहीं है काला पानी से सारा संबंध खत्म हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है बच्चों किसी चीज़ को होलिस्टिकली देखना है, तो ये भी बात आपको रखनी है। और दूसरी बात, दूसरे पार्ट में कहाँ पे आप लास्ट पार्ट के उत्तर पे आओगे, ये देखो ये सच है कि पड़ोसी में एंटी इंडिया सेंटिमेंट चलता है। नेपाल कई बार भारत को बैलेंस करने के लिए चाइना का प्रयोग करता है, क्योंकि नेपाल को पता है अगर इंडिया विरोध करेंगे तो अकेले कर नहीं पाएंगे, तो गाये बगाए चाइना का सपोर्ट लेने का प्रयास करता है। लेकिन अब सवाल है कि इंडिया का एफर्ट क्या होना चाहिए। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंडिया हमेशा नेबरहुड फर्स्ट, वो जो मैंने गुजराल डॉक्ट्रिन में बता रखा था, इंडिया हमेशा पड़ोसी पहले की पॉलिसी को आगे लेके बढ़ेगा। आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विल रिमेन इंटैक्ट, ये हमारा निष्कर्ष होता है। तो ये एक आंसर लिखने का तरीका है। इसे फॉरेन पॉलिसी में 4-4 पॉइंट आप याद रखो, कुछ भी हो तो। और आप जानते हो फॉरेन पॉलिसी में हमेशा आर्गूमेंट लिखते हैं, कहानी लिखते। बच्चों ये स्टोरी नहीं लिखना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखने में इतनी बात काम आती है। अब मान लो कि अगर कभी आ गया, मान लो कि कुछ सवाल ऐसे आ गया, अगर मान लो कि सवाल बड़ा क्लासिकल आ गया कि भारत नेपाल के बीच विवाद के मुद्दे बताओ, अगर सवाल ऐसा आ गया कि व्हाट आर इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो सच मानो इंडिया नेपाल के बीच डिस्प्यूट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डिस्प्यूट की बात आ गई या कह लो कि यहाँ डिस्टर्बेंस होता है रिलेशन में, तो वो पहला मामला आता है, हमने बताया काला पानी, इस ऑफ काला पानी। काला पानी डिस्प्यूट पहला आता है। काला पानी बच्चों ये नदी का नाम नहीं है, नहीं कोई पानी है, काला पानी जमीन का टुकड़ा है। जो लिपू, अब आप जानते हो लिपू लोग ट्रायंगल पर है, तो जो ऊंचाई पर होता है सामरिक रूप में उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और कहा भी जाता है कि ऐसे मौके पर नेपाल काला पानी का मुद्दा उठा रहा है जहां इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब नेपाल इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सीरियस मामला है ये तो वो सीरियस इशू है। इसलिए बच्चों काला पानी है। दूसरा व्यापार घाटा, देखो नेपाल को बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा है, ट्रेड डिफिसिट। ये द्विपक्षीय व्यापार में नेपाल को बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा है। लेकिन इसका मतलब नेपाल में हम चीज़ ज़्यादा निर्यात करते हैं, नेपाल आयात कम करता है, तो ट्रेड डिफिसिट नेपाल के साथ है। और लगभग यही चीज़ें। और तीसरी बात है, कई बार नेपाल जो विवाद में छोटे मोटे मुद्दे उठा देता है, मान लो कि कभी 1950 की भारत नेपाल संधि, कई बार 1950 की भारत नेपाल मित्रता संधि पर भी नेपाल सवाल उठा देता है। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो इससे मुद्दा ये है, कई बार नेपाल कहता है भाई इसको चेंज करो इसमें, क्योंकि वो ट्रीटी में एक ही बात ऑब्जेक्शनेबल है दोस्तों। उसमें लिखा अगर नेपाल कोई सामान सैन्य सामग्री खरीदेगा कोई दुनिया के देशों से, उससे भारत से परामर्श करेगा। तो नेपाल कहता है भाई हम संप्रभु राज्य हैं, भाई अगर इंडिया की चाइना से वेपन्स खरीदेगा तो नेपाल से थोड़ी पूछेगा, तो नेपाल खरीदेगा तो क्यों पूछे। इस बात पे नेपाल को ऑब्जेक्शन होता रहता है। लेकिन बच्चों याद रखना, अरे 1950 में इंडिया नेपाल ट्रीटी का ही परिणाम है फ्री मूवमेंट, उससे नेपाल को बड़ा फायदा है, जब चाहे तब नेपाल में जा सकते हैं। अभी अब देखो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब भारतीय टूरिस्ट के लिए फ्री बिना वीज़ा का कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, यानी उससे नेपाल को फायदा है। लेकिन अब जानते हो पॉलिटिक्स में इन्हें भारत विरोध पैदा करना है। यही नेपाल के लोग थे जो कहा करते थे भारत के साथ पानी कोई समझौता नहीं होगा, भारत पानी पी लेगा। और कई बार तो ये लोग ये भी कह देते हैं कि गोरखा सैनिकों की भर्ती नहीं होगी। कमाल की बात है, ऐसा लगता है बहुत अमीर देश के लोग हैं। अब मामा है दोस्त, हम कुछ बोलते नहीं। बताओ
एक गांव में कहावत है, होम करते हुए हाथ जलना। हमारा तो कंडीशन ये है। अरे भाई, हम गोरखा सैनिकों को अगर यहाँ जगह दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इनके साथ कोई हक छीन ले रहे हैं बच्चों? लेकिन भावरेपन का क्या कहोगे? ये डिस्प्यूट की बातें आ जाती हैं, लेकिन फिर आप कहोगे आपको आंसर कैसे लिखना होता है? केवल डिस्प्यूट नहीं है, हमेशा एनालिटिकल। एक पार्ट का एग्जाम में पूछा है, दूसरे पार्ट पे जरूर आओ, दूसरे पार्ट पे आके देखो कि क्या केवल डिस्प्यूट ही है भारत नेपाल में? तो नहीं। इसे कहते हैं विश्लेषणात्मक। जो बात कई बार इसलिए कहते हैं शब्दों का भाव देखना चाहिए। अब केवल डिस्प्यूट आ गया और डिस्प्यूट आपने लिख दिया, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो मेरे बच्चों, नंबर कब मिलेगा? आप डिस्प्यूट के पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट पर आओगे कि क्या केवल डिस्प्यूट ही है? तो नहीं, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ कोऑपरेशन। तो भैया, भारत और नेपाल में तो बहुत बड़ी मात्रा में कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन कहाँ पे है? ट्रेड में, व्यापार में कोऑपरेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी में। अभी आप देखोगे ट्रेड में, व्यापार में, एनर्जी सिक्योरिटी में कोऑपरेशन कहाँ पे है? जैसे अरुण 3 प्रोजेक्ट, कहीं व्यापार की बात लिखो तो उसमें मतलब तो कहीं के फैक्ट भी हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, भारत नेपाल के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता देता है, यानी इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर फॉर नेपाल। बिगेस्ट डोनर, तो आप कह लो इसको कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी उधार देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट या उधार देता है। तो ये कॉपरेशन का आइडिया है, यानी सिक्योरिटी लोगों का, और सही मायने में। और देखो दोस्तों, कहीं कैसे कैसे भूमिका कैसे लिखोगे? जैसे कई भारत नेपाल संबंध में एक दो भूमिका याद रखा, भूमिका कैसे लिखोगे? इसका मतलब है भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, ऐसा भूमिका शुरू कर दिया। यानी इंडो नेपाल रिलेशन आर नॉट लिमिटेड अप टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट, दैट इज अ सोशल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आप ऐसे भूमिका शुरू कर सकते हो। भारत और नेपाल के बीच के संबंध अयोध्या और जनकपुर जितने पुराने हैं। अरे दोस्तों, यही तो क्रिएटिविटी है, भूमिका हो गई। कोई भी आंसर क्वेश्चन है, क्या करंट अफेयर, क्या काली डिस्प्यूट, कुछ फ्रेज से हम, भाई भारत नेपाल का क्रक्स ये है। अभी निष्कर्ष में कहोगे, भाई सीधी सी बात, 21वीं शताब्दी है, आर्थिक विकास करना है, भारत बड़ा बाजार बन रहा है दोस्तों, तो विन विन सिचुएशन है। तो नेपाल जैसे छोटे देश को भारत के साथ होके विकास कर लेना चाहिए। नेपाली सोचेगा चाइना को लेकर इंडिया को बैलेंस कर दे, तो वो गलती करेगा जैसे, अरे चाइना नेपाल के लिए थोड़ी काम करेगा, हर देश अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अगर नेपाल चीन के भरोसे उछलेगा तो कल चीन नेपाल को छोड़ के निकल लेगा। और आप देखोगे व्हाट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो हम अभी तो ये कर रहे हैं, और हमारे भविष्य के क्या विकल्प है हम नेपाल के साथ? व्हाट इज आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? व्हाट इज आवर तो बच्चों, व्हाट इज आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? तो बड़ी स्पष्ट बात है कि नेपाल के साथ हम क्या करें। अब आप देखोगे यही पड़ोसी देशों के साथ लिखना है। अभी देखो, इसलिए स्मार्ट थिंकिंग रखते हैं। और अगर एक बार अपने विषय समझ, कुल मिला के इधर का इधर, जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम इसी बात पे, मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कनेक्टिविटी। अरे भाई, आज की दुनिया कनेक्टिविटी की है, तो कनेक्टिविटी का मतलब रेल कनेक्टिविटी। और अभी आप देखोगे, यानी जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम यही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे कि हमारा प्लान है कि बच्चों काठमांडू तो रेल बना दे, और तुरंत दिल्ली से बैठें, दिल्ली से गोरखपुर झमझमाते हुए एकदम हिमालय के बगल से जाते हुए काठमांडू से जाते, और तो क्या जबरदस्त रूट होगा। और इंडिया ने तो ये भी कहा था, देखो क्रिकेट डिप्लोमेसी खूब अपनाते हैं, और इंडिया ने सोचा था पोखरा बड़ा फेमस हिल स्टेशन है नेपाल में, इस समय बहुत टूरिस्ट आते हैं। इंडिया ने यह भी सोचा था किस तरीके से पोखरा में एक हम क्रिकेट स्टेडियम बनवा दें। तो एक कनेक्टिविटी की बात होगी, दूसरा क्रिकेट डिप्लोमेसी, यानी अगर पोखरा में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, आईपीएल मैच होगा, तो बच्चों सोचो नेपाल का टूरिज्म कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए नेपाल, कई बार ऐसा लगता है कि नेपाल केवल सस्ती राजनीति के चक्कर में बच्चों अपना बेड़ा गर्क कर लिया।
इसे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा महत्व होता है। अब जनता बड़ी भोली भाली हो तो उसको पता नहीं चलता कि एक नेता हमारे देश को बना भी सकता है, नेता बिगाड़ भी सकता है। और गवर्नेंस का बच्चों इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंस है, जरा सोचो अब। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी अपना सकते हैं। फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि हम नेपाल में जो जल विद्युत परियोजना है उसको आगे बढ़ाएं और नेपाली छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए और सुविधा दें, क्योंकि बच्चों हमारे पास IITs है, IIM है, नेपाल जैसे छोटे देशों के पास सुविधाएं नहीं है। तो अब हम क्या करें, नेपाल के छात्रों को अध्ययन की सुविधा दें, भारत में और ज़्यादा सुविधा दें, यानी प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट फॉर द नेपाल, स्पेशली फॉर IITs, IIM, स्कॉलरशिप फॉर IITs, IIM, जिससे भारत नेपाल के बीच में संबंध और बेहतर हो। और दोस्तों यही तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं कि हम नेपाल के साथ कैसे रिलेशन अच्छे बनाए, कनेक्टिविटी बनाए। और अगर हम नेपाल के जल विद्युत परियोजना में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन करते हैं, इससे नेपाल की इकोनॉमी बेहतर होगी और नेपाल स्टेबल होगा। इसलिए बच्चों ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जिस तरीके से हम उत्तर लिखते हैं तो ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और ज़्यादातर पड़ोसी के साथ एक ही बात है, गुजराल डॉक्ट्रिन यही तो कहा गया है बच्चों, पड़ोसी पहले की नीति यही तो है। इसका मतलब है कि पड़ोसी अगर हमारा विरोध कभी कर भी देता है गाहे बगाहे, तो हम, अब बच्चा है तो उसको हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, हाँ, जब तक कि वो हमारे आतंकवाद के मुद्दे पर हमला नहीं कर देता। अगर आतंकवाद के मुद्दे पर कर दिया, कहीं आतंकवादियों को बढ़ावा दे दिया, तो फिर ऑब्जेक्शनेबल है। इसी बात को लेकर अभी हमें कनाडा और अमेरिका पर इसी बात को लेकर बहुत आपत्ति है। अब पन्नू एक ऐसा आदमी है जो वहां बैठे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा कर रहा है और अमेरिका हमें उपदेश दे रहा है। अमेरिका लादेन को आके पाकिस्तान मार सकता है, क्यों? क्योंकि लादेन उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। लेकिन हम पन्नू के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं बोल सकते को अमेरिका बैठा हुआ है। क्यों? अमेरिका डॉन है दुनिया का। दोस्तों ये सब दुनिया गई है। इसलिए जयशंकर गए थे यूरोप में और उन्होंने सीधे बता दिया ये दुनिया खत्म हो गई कि आप सोचेंगे कि जो यूरोप के लिए अच्छा है पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, और जो यूरोप के लिए बुरा है वही पूरी दुनिया के लिए बुरा है। ये सब होने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों आज की दुनिया बदल चुकी है। भारत एक महाशक्ति रूप में अपनी आवाज उठाता है। यही बच्चों, यही है भारत नेपाल। ये लिखने का तरीका, कभी भी कोई सवाल आ जाए तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो। यानी मुद्दा एक भाई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, डिस्प्यूट होगा, कॉपरेशन होगा, कोई घुमा फिरा के बातें वही लिखनी होती है। और आपने देखो काला पानी का डिस्प्यूट थोड़ी यार, डिस्प्यूट तो मेन होता है पॉलिटिक्स का। और आने वाले समय में कोई भी नया डिस्प्यूट होगा तो इसी के इर्द गिर्द तो होगा। और ऐसे आप एक नोट्स में पॉइंट वाइज बना लो, ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखने हैं। और बस एक काम आप करना है, कहीं से कुछ डेटा वगैरह सर्च कर लेना। मान लो ट्रेड की वैल्यूम आज कुछ और है, कल कुछ और बदल जाती है, तो ब्रैकेट में ट्रेड का वैल्यूम भी लिख दिया, भाई इतना व्यापार है। अब मान लो कि कई बार क्या होता है, अब लेटेस्ट में किसी PM ने यात्रा की है, और खास तौर पे आप देखोगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या जो इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया है, कल्चरल डिप्लोमेसी। पड़ोसियों के साथ इस सरकार के द्वारा हमने सांस्कृतिक कूटनीति पर बहुत काम किया है, कल्चरल डिप्लोमेसी। और 2014 के बाद ये हमने खूब काम किया है, क्योंकि बच्चे, अब देखो जो कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सवादी हैं, वो कल्चर को नहीं मानते। अब जरा सोच के देखो, कम्युनिज्म के नाम पर भारत विरोध बढ़ाते हैं। अरे मेरे बोल दोस्तों, लुम्बिनी को हम सारनाथ से जोड़ देंगे, इसलिए कुशीनगर में हमने एयरपोर्ट बनवाया। बच्चों नेपाल की इकोनॉमी तो यह हाल है कि वो नेपाल में जाने वाला जहाज, आपने सुना होगा कि कैसे नेपाल में जाने वाले जहाज क्रैश कर जा रहे हैं। ये नेपाल के एरोप्लेन का क्रैश करना नहीं है, ये नेपाल की इकोनॉमी को बताता है कितनी खराब हालत है नेपाल की। यानी किसी देश की एयरलाइन बार बार क्रैश हो जाए बच्चों, वही पुराना बिल्कुल खटारा नेपाल के जहाज में बैठना बिल्कुल वैसी है गांव की बिल्कुल खटारा जीप में बैठना। वो कहाँ पलट देगी को भरोसा नहीं है। अब ऐसा देश सोचो पॉलिटिक्स कर रहा है। अभी दुर्भाग्य का विषय ये होता है, पड़ोसी हैं, नहीं तो दोस्तों
और इसीलिए अब देखो हमारा प्रयास क्या होता है कि हम अयोध्या को जनकपुर से जोड़ दें, क्योंकि माओवादी कहते हैं कि माओवादी हमेशा भारत को कैसे देखते हैं, साम्राज्यवादी देश के रूप में, आधिपत्यवादी देश के रूप में, बताओ। और हम कैसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, लोगों का संबंध। इसलिए भारतीय सरकार बहुत जानबूझ के देखोगे तो हमेशा क्या फैलाते हैं, सांस्कृतिक कूटनीति, अयोध्या से जनकपुर की बस यात्रा। अभी हमने क्या बनाया, पेट्रोलियम, मोतिहारी अमेलकगंज, जो मोतिहारी अमेलकगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन है वो हमने बनाया, क्योंकि बच्चों नेपाल जैसे छोटे देशों के पास ऑयल रिफाइनरी नहीं होती। भारत में कई ऑयल रिफाइनरी है, यानी हम क्रूड ऑयल को लेते हैं और ऑयल को रिफाइन करते हैं और वही तेल नेपाल को भी देते हैं। इसका मतलब है यहां तक कि काठमांडू एयरपोर्ट का जो ऑयल होता है इंडिया से जाता है। तो अब ये हाल है दोस्ती का, उसके बावजूद खटारा पैदा करना तो बात ठीक नहीं है। तो हम कैसे कोशिश करें, कल्चरल डिप्लोमेसी। क्योंकि दोस्तों जरा सोच के देखो, नेपाल का आदमी गंगा नहाना चाहता है और भारत का व्यक्ति पशुपतिनाथ जाना चाहता है, और कुल मिला के मामा भांजे के बीच लड़ाई का मतलब क्या है। इसलिए ये हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा नेपाल के मामले में। बच्चों यहीं तक बात भारत नेपाल की। अब हम देखेंगे इंडिया श्रीलंका। नाउ वी वांट टू मूव टुवर्ड्स इंडिया एंड श्रीलंका। दूसरा पड़ोसी देश है भारत श्रीलंका। दोस्तों काफी हद तक हमारी पड़ोसियों की समस्या एक जैसी हैं। जो समस्या नेपाल की है वही कमोबेश श्रीलंका की भी है। अब देखो समस्या क्या है, भारत है तो देखो इस मामले में जरा भारत की बात करो। भारत ने लोकतांत्रिक देश अपना लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। कई बार बच्चों को लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है ये। अरे बच्चों प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो भारत ने एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना रखा है, ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना रखी है जहां इतना विविधतापूर्ण लोग साथ रहते हैं। नेपाल में मधेसी नेपाली आपस में लड़ते हैं, और श्रीलंका में वही 2.5 करोड़ की आबादी। जरा सोच के देखो, श्रीलंका में वहां पे बुद्धिस्ट और तमिल आपस में लड़ गए। अब बुद्धिस्ट और तमिल लड़े क्यों, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन जानते हो बच्चों, पड़ोसी की समस्या हमारी समस्या बन जाती है, क्योंकि चाहे नेपाल में भूकंप आएगा भाग भाग के लोग इधर आएंगे, श्रीलंका में समस्या होगी तो वहां से लोग भाग भाग के इधर आएंगे। इसीलिए बच्चों जो ध्यान देने की बात है कि हम पड़ोसी से अछूते नहीं हो सकते, इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाते हैं। तो श्रीलंका ने एक ऐसी समस्या पैदा की जो सच मानो ये समस्या तो श्रीलंका की ही पैदा की गई समस्या है, और श्रीलंका ने जानबूझकर, इसलिए अब देखोगे भारत के राष्ट्र निर्माण में कितनी बड़ी बात रही है कि हमने सबका साथ सबके विकास का प्रिंसिपल लिया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो श्रीलंका का मान लो कि ऐसे मैप हम देख लें, अब बच्चों मान लो श्रीलंका के मैप है, तो ये बात भारतीय लोकतंत्र सीखने की है कि हमने कितने भी भाषा के स्तर पर जात धर्म को रखा, और कई पड़ोसी देशों में लोकतंत्र होने के बावजूद बहुमतवाद बड़ा हावी रहा, बहुमत ने अल्पमत को दबाने का प्रयास किया। ये टेंडेंसी भारत में नहीं हुई, ये अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, श्रीलंका में जो बहुमत लोग हैं, बहुमत संप्रदाय है, यहां पे है बौद्ध धर्मावलंबी जो बुद्धिस्ट है। जो बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन लगभग 85% है, और जो बुद्धिस्ट है वो सामान्यतः सिंहली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, सिंहला। सिंहला दैट इज नेम ऑफ लैंग्वेज, और लगभग यहाँ पे 10% हिंदू है,
जो मूलतः तमिलियन है, जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, देर तमिलियन। और ये जो आपका ये नॉर्दर्न एरिया है, वहां पे जो हमारे तमिलियन रहते हैं, जो तमिलियन रहते हैं नॉर्दर्न एरिया में और ईस्टर्न एरिया में, ये तमिल डोमिनेटेड एरिया है। ये पूर्वाई, ये अब यहाँ पे जाफना, तो जो ईस्ट और नॉर्दर्न एरिया है वो तमिल डोमिनेटेड है। और आप देखोगे बच्चों, कहानी तो यहाँ शुरू होती है। नाम जरा सोच के देखो, श्रीलंका। सोचो कल्चरल, भाई चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, जरा बच्चों देखो, न केवल भौगोलिक निकटता है, पूरी कल्चरल निकटता भी है। अब कहा भी जाता है किस देश के नाम श्रीलंका, अरे श्री तो नाम भारत के सामने लगता है। ये दिखाता है सांस्कृतिक निकटता कितनी ज्यादा है। और हकीकत की बात यह है बच्चों, देखो श्रीलंका में गए कौन लोग, भारत से ही तो लोग गए। और हकीकत की बात यह है, माता सीता को ढूंढते ढूंढते सब बंदर भालू उधर गए थे। और याद रखना, श्रीलंका बड़ा खूबसूरत देश है। इसे कहा जाता है कि हिंद महासागर में जो आइलैंड है वो मोती जैसे हैं। अब मोती जैसे हैं तो बड़े खूबसूरत है। अब आप कभी चेन्नई जाओ, चेन्नई का मौसम बच्चों बड़ा ही हॉट एंड ह्यूमिड, चेन्नई का मौसम बड़ा ही बेकार है। अब चेन्नई जो श्रीलंका जाएगा वापस थोड़ी आएगा। जो चेन्नई से श्रीलंका चला गया वापस आने वाला नहीं है। और बच्चों ये बात खास तौर पे है, इधर हम चेन्नई से चले गए श्रीलंका, और श्रीलंका कुछ लोगों को इतना अच्छा लग गया वापस आए नहीं, और माता सीता ढूंढते ढूंढते गए थे, वहीं बस गए। बाद में बुद्धिज्म गया, वहाँ कुछ बुद्धिज्म हो गए। अरे बुद्धिज्म भी अपने, तमिलियन अपने। और इधर आपने देखा मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के जो फेमस स्पिनर थे, उनकी शादी इंडिया में हुई थी। प्रभाकरण, यानी हमारे यहाँ जो श्रीलंका में तमिल लोग हैं उनकी शादी तो इंडियन के साथ होती है। तो संबंध ये है, यानी कुल मिला के नेपाल जैसे अपना मामा है, तो श्रीलंका समझ लो अपना भाई है। ये दूरी तो है ही नहीं है। लेकिन अब देखो पॉलिटिक्स यानी क्या करा दे। इसे झगड़े का मूल कारण तो राजनीति है बच्चों। अगर मान लो आप गांव में बड़ी शांति है, और झगड़ा होने की दो कंडीशन याद रखना। हर गांव में बहुत शांति है और दो आदमी आ गया तो झगड़ा पकड़ा हो गया, तो वकील आ जाए या पॉलिटिशियन आ जाए। तो जब तक वो लड़ाएगा नहीं तब झगड़ा कहाँ से बनेगा, तब तक उसकी पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए बच्चों जरा देखो कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन पर मामला क्या आया। ये पहले क्या हुआ कि भाई श्रीलंका पे अंग्रेजों का शासन था, और ये जो तमिल थे, ये तमिल हैं जो ईस्ट में है, ये कहलाए भारतीय तमिल। ये तमिल तो गए थे 1920 के दशक में श्रीलंका में जो प्लांटेशन है, और ये टी प्लांटेशन, उसमें काम करने के लिए गए थे, चाय बागान। और जो ये तमिल है, ये तो सदियों पहले माता सीता को ढूंढते ढूंढ चले गए थे, वहीं बस गए। लेकिन जो तमिल यहाँ पे गए थे अंग्रेजों के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए तमिल, ये थे ट्रिंकोमाली, बट्टुकोलवा, इस एरिया में। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों से आजादी मिली श्रीलंका को। पहले श्रीलंका का नाम सिलोन था। जब अंग्रेजों से आजाद हो गया श्रीलंका, तो श्रीलंका ने क्या किया कि उन्होंने कहा भाई तमिलियन तुम यहां से भागो। अब देखो झगड़ा यहीं शुरू हुआ बच्चों। अब आप कहोगे तमिलियन कितने थे, अरे बच्चों कुल मिला के श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ मान लो, 2.5 करोड़। 10 लाख तमिलियन इधर थे और 10 लाख इधर थे, यानी कुल मिला के 20 लाख तमिलियन यहाँ पे थे। और अभी कहानी दिलचस्प है बच्चों, जहां जहां से इंडियन बाहर गए हैं बड़े संपन्न हो गए हैं। ये बात खास तो इंडियन बड़े मेहनती होते हैं। तो जब यहां से तमिलियन उधर गए श्रीलंका में, तो श्रीलंका से ज्यादा अमीर तमिलियन हो गए। पॉपुलेशन थी इनकी लगभग 10%, पॉपुलेशन मान लो कि 10% थी, लेकिन ये प्रशासन में, व्यापार में बड़े प्रभावशाली हो गए। आज भी कंडीशन है बच्चों, जहां जहां इंडियन बाहर गए हुए हैं सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देश के विकास के लिए।
अब यही बात अब श्रीलंका सरकार को पता नहीं क्या ऐसा लगा, या श्रीलंका सरकार को भय लगा हो, श्रीलंका सरकार ने अब इन तमिलियों के विरोध में जानबूझकर कदम उठाने शुरू कर दिए। और श्रीलंका सरकार ने जैसे देश आजाद हुआ तो क्या किया, एक सिटीजनशिप एक्ट बना लिया, नागरिकता अधिनियम। देखो बच्चों, विवाद यहीं शुरू हुआ। श्रीलंका सरकार ने क्या बना लिया, सिटीजनशिप एक्ट। अब ये नागरिकता अधिनियम जैसे बनाया, उसे ये कह दिया अब उसके हिसाब से ये लोग नागरिकता विहीन ईस्ट पार्ट पे, यानी बात ध्यान में रखने की है, इससे यहां पे रहने वाले तमिलियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तमिलियन थे वो तो अपनी जगह पे थे ही। इन तमिलियन पे अब इन तमिलियन पर इफेक्ट आ गया। अब ये हुआ कि भाई अब श्रीलंका ने कहा इनको ले जाओ, और जैसे तमिलियन गरजे, और ये तमिलनाडु। भारत ने कहा नहीं, ये आपका मुद्दा है, हम तमिल कैसे ले लेंगे। इसे श्रीलंका को लगने लगा यार भारत खतरा हो सकता है, क्योंकि देखो बच्चों, जब तमिल का मुद्दा उठेगा तो भारत के साथ जुड़ जाएगा। इन तमिल के मुद्दे पर ये उम्मीद आप कर सकते हो कि भारत सरकार से नहीं, कम से कम तमिलनाडु से सपोर्ट मिलेगा ही। और तमिल सेंटीमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों। एक बार मैं चेन्नई गया था, तो चेन्नई एक व्यक्ति सिनेमा हॉल में घुसा। बच्चों देखो तमिलियन सेंटीमेंट क्या है। चेन्नई में एक व्यक्ति सिनेमा हॉल में घुसा और रजनीकांत की मूवी लगी थी, और सिनेमा हॉल में गया तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई, वो बीच से निकल गया। गार्ड ने पूछा अरे क्या बात है, मूवी पसंद नहीं आई। उसने कहा अरे बेकार की मूवी। गार्ड ने एक तमाचा मारा, गार्ड ने एक लाफा मारा, गार्ड कहा चल अंदर बैठ, रजनीकांत की मूवी और बेकार, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तमिल सेंटिमेंट है बच्चों। अब वहां से जब श्रीलंका से ये हुआ कि तमिल भागेंगे यहां से, और तमिलनाडु की आबादी 6 करोड़, तमिलनाडु की आबादी 6 से 8 करोड़ और श्रीलंका की आबादी 2 करोड़। अब इतना छोटा सा देश तमिल पर हावी हो जाए, कैसे होगा ये। इसका मतलब होता है श्रीलंका को बार बार ये डर लगा रहता है कि कहीं ये इंडिया और तमिल हमारे ऊपर हमला न कर दे। हमने फिर कहा ये डर लगा रहता है, हम ऐसा कभी करते नहीं। अच्छा, लेकिन तमिलियन का कोई भरोसा नहीं है बच्चों। आप रजनीकांत की फिल्म देखो, ये दक्षिण भारत की फिल्म देखो, हीरो जैसे ही विलन गोली मारेगा, हीरो उस गोली को चक्कू से 2 पार्ट में काट के वापस कर देगा। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये दंदनाते हुए नाव लेके कई बार समुद्र पहुंच जाते हैं और उधर तमिलियन को गाली दे के चले जाते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका को मार पीट के तुमको देख लेंगे। अब श्रीलंका ही कई बार डर जाते हैं, श्रीलंका सोचते हैं यार ये तो बड़ा लफड़ा है। तो बच्चों श्रीलंका के मन में एक ऐसा भाव बैठ गया कि यार ये इंडिया और तमिलियन जब चाहे तब धमका देते हमको। लेकिन सवाल ही पैदा हुआ कि अगर मान लो बच्चों श्रीलंका ने 10 लाख की आबादी को अपने यहाँ ले लिया होता, लफड़ा ही खत्म हो जाता। इस 10 लाख की आबादी को लिया नहीं और यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। और ये बात इतने तक नहीं रुकी। अब जरा सोच के देखो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 10 लाख लोग वहां रुक गए होते। भारत में देखो बच्चों, हम नागरिकता दे रहे थे, दिल खोल के नागरिकता दिया। आज भी जरा सोच के देख लो हमारे कितने, अब जरा इंडिया में देखो दोस्तों, उधर तिब्बती, उधर नेपाली, उधर तमिल, उधर उधर भी रोहिंग्या बच्चों। तो इंडिया इस मामले बड़ा लिबरल रहा है हमेशा। हमने तो लगभग सभी को नागरिकता दे दी। लेकिन श्रीलंका ने इस तरीके से कार्य किया और यहीं से संघर्ष पैदा हो गया। तमिलियों को लगा कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये तो बात गड़बड़ है। लेकिन श्रीलंका सरकार यही नहीं रुकी बच्चों। श्रीलंका सरकार ने एक दूसरा कानून भी बना दिया और वो था भाषाई अधिनियम। अब श्रीलंका सरकार ने एक दूसरा कानून लैंग्वेज एक्ट बना दिया, भाषाई अधिनियम बना दिया। तो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे श्रीलंका सरकार ने लैंग्वेज एक्ट बना दिया,
अब लैंग्वेज एक्ट से कहा कि अब तमिल भाषा आधिकारिक भाषा नहीं होगी, अब केवल सिंहली भाषा ही आधिकारिक भाषा होगी। नाउ ओनली सिंहला लैंग्वेज, इट विल बी ए सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंहली भाषा आधिकारिक भाषा होगी। अब इसका मतलब है तमिलियन बेचारे, बेचारे जरा सोच के देखो, अब तमिलियन क्या करे यहां पे। और बात ध्यान देने की है, इस भाषाई समस्या ने दोनों, इसको ही प्रभावित किया, इनको ही प्रभावित किया बच्चों। बात ध्यान सुनने की है, नागरिकता की समस्या से इधर प्रभाव नहीं था, नागरिकता की समस्या से इधर प्रभाव नहीं था, लेकिन इस समस्या से, भाषाई समस्या से दोनों तमिल प्रभावित हो गए। और सच मानो, जरा सोच के देखो, अब तो ऐसा लगा कि जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हो जाएगा। और तमिलों ने कहा नहीं भाई, मैं भाषा चाहिए, क्योंकि बच्चों देखो, भाषा की समस्या केवल कम्युनिकेशन की नहीं है। अरे मेरे बच्चों के जब लैंग्वेज की प्रॉब्लम, लैंग्वेज एग्जाम का ही माध्यम होता है, केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। अब अगर ये भेदभाव हुआ, अब तमिलियन ने क्या किया, शांतिपूर्ण मूवमेंट शुरू कर दिया। इसी भेदभाव के कारण भारत श्रीलंका संबंध में तनाव आना शुरू हुआ। अब देखो, अब श्रीलंका क्या कहेगा। अब सवाल है, समस्या श्रीलंका ने पैदा की, लेकिन सवाल अगर श्रीलंका ने पैदा की तो स्वाभाविक रूप में समस्या श्रीलंका ने पैदा की, परिणाम भारत ने देखा। अब श्रीलंका सोचेगा समस्या भारत ने, भारत धौंस दिखाता है, अरे भाई तुमने ऐसा प्रॉब्लम किया है। अब देखो जरा इंडिया में दोस्तों, इसलिए हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को बदल दिया था। और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को बदला क्यों था? क्योंकि केवल तमिलियन का ऑब्जेक्शन था कि हिंदी एकमात्र आधिकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए। हमने इस बात को मान लिया, श्रीलंका में बात नहीं मानी गई और यही समस्या शुरू हुई। और बच्चों, समस्या आगे ऐसे बढ़ी। अब तमिलियन ने शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया और आप जानते हो, और सिंहला राष्ट्रवाद बढ़ा, क्योंकि जब तमिल महाआंदोलन करते हैं तो सिंहली को ऐसा लगता है इनका सपोर्ट भारत कर रहा है। अब इनका सपोर्ट भारत कर रहा है तो वो और भी विरोध में पॉलिसी अपनाते हैं। बच्चों, जब इन्होंने शांतिपूर्ण समर्थन किया तो श्रीलंका सरकार और आक्रामक हो गई। उसके बाद परिणाम ये हुआ, 1979 में तमिल लोगों ने एलटीटी प्रभाकरण के नेतृत्व में लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम, एलटीटी लिबरेशन ऑफ टाइगर या तमिल टाइगर ईलम। ईलम का मतलब होता है स्टेट, ईलम का मतलब राज्य। अब एलटीटी आ गया बच्चों, और एलटीटी नेता प्रभाकरण इधर प्रभावित थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। और प्रभाकरण ने कहा नो, अब रियाचना नहीं रण होगा। अब प्रभाकरण ने कहा कोई बातचीत नहीं होगी, हमें अलग राज्य चाहिए, हम तमिलियन राज्य को श्रीलंका से अलग करेंगे, श्रीलंका का विभाजन होगा, श्रीलंका का अलगाव होगा। अब बड़ी मारामारी मच गई। एलटीटी ने कहा श्रीलंका का अलगाव होगा। तो अब आप कहोगे सर क्या इसमें भारत ने कोई समर्थन किया? देखो सर, हकीकत की बात यह है, ये जरा देखो, हकीकत की बात यह है कि हमने कभी इनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि हकीकत का मामला ये है कि भाई हम कैसे समर्थन कैसे करेंगे? अगर हम कहेंगे श्रीलंका बट जाए तो नॉर्थ ईस्ट में खुद ही प्रॉब्लम है, कश्मीर में खुद प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इसका समर्थन करेंगे? लेकिन हमने समर्थन नहीं किया कि श्रीलंका के मन में तो ऐसा था ही कि उसने समर्थन किया। और इतना ही नहीं बच्चों, अब जो एलटीटी का उभार हुआ, श्रीलंका ने क्या किया, अमेरिका का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहीं पे और प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम आई। कैसे प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम और इसलिए आई कि जब एलटीटी की समस्या शुरू हुई तो अब देखो बच्चों, ये श्रीलंका का मैप है। यानी श्रीलंका तो ऐसा, श्रीलंका के जोग्राफिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी है। देखो, नेपाल इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण है, नेपाल को हिमालय ने घेर रखा है।
अब एवरेस्ट तो है नेपाल में, हिमालयन घेर रखा है, लेकिन श्रीलंका दुनिया के चौराहे पर स्थित है बच्चों। अच्छा, ये बात मैं तमिल समस्या साथ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो समस्या पहले थी, श्रीलंका कंडीशन बड़ी जबरदस्त है। यानी श्रीलंका अगर समझ लो पूरी दुनिया में, ये इंडियन ओशन का, भाई इंडियन ओशन में कोई भी आए जाएगा व्यापार करके तो वो सीधा ऐसे जाएगा। ये चौराहा है बच्चों, भाई दुनिया में बहुत बड़ा व्यापार समुद्र से होता है। यानी श्रीलंका को पार किए बिना कोई समुद्र हिंद महासागर से बढ़ ही नहीं सकता। और मामला तो ये है बच्चों, भारत के साथ तो कंडीशन ये है कि भारत का कोई शिप अगर चेन्नई से उसको जाना है, भारत का कोई शिप ईस्ट से वेस्ट जाए, वेस्ट से ईस्ट जाए, तो भी भारत के शिप को क्या करना पड़ेगा बच्चों? भारत के शिप को यहां से नहीं यहां से जाना पड़ता है। अब यहां से क्यों नहीं जाता? क्योंकि आप जानते हो हनुमान जी ने पुल बना दिया था। इसका मतलब है कि हमें तो हर बार श्रीलंका का चक्कर मार के जाना पड़ता है पहला। और यहां श्रीलंका भारत के बीच में दूरी बच्चों इतनी है कि जब डीजे बजता है तमिलनाडु में आवाज सुनाई देती है श्रीलंका में। ये जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। इन्हें सोचो, तमिलनाडु से अगर आप श्रीलंका जाना चाहो तो समुंदर में तैरते तैरते चले जाओ, लेकिन तमिलनाडु से दिल्ली आना चाहो तो फिर ट्रेन में आपको 24 घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब है कि श्रीलंका की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, जियोपॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए जैसे जैसे यहाँ तमिल समस्या उत्पन्न हुई, अब श्रीलंका ने क्या शुरू किया, यहाँ अमेरिका के कोल्ड वार का समय था, अमेरिका के जहाज आने लगे, इसराइल के, पाकिस्तान के, से भारत को और प्रॉब्लम आई। तो ये इंडिया शुरू से करता रहा है, ये अपने आप में शुरू से करता रहा है कि जब छोटे भाई देश करते हैं, अब अगर इंडिया से भय होगा तो कभी वो चाइना को बुलाएंगे, कभी अमेरिका को बुलाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स रही है। इस इंडिया को भी ऑब्जेक्शन आया, लेकिन दोस्तों प्रभाकरण के कारण पूरा ही श्रीलंका जलने लगा और श्रीलंका में गृह जैसी कंडीशन आ गई, श्रीलंका में संघर्ष शुरू हो गया, उसका प्रभाव भारत पर पड़ा। और बच्चों ये प्रभाव इतना ज़्यादा रहा, इधर सोच के देखो, इसी कारण से हमारे राजीव गांधी मारे गए। अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सोचा भाई श्रीलंका की समस्या का समाधान कर दे, एलटीटी के साथ बातचीत कर दे, लेकिन दुर्भाग्य का मामला रहा, न तो राजीव गांधी की बात एलटीटी ने सुनी, एलटीटी ने कहा हमें अलग राज्य चाहिए। अच्छा, आप अगर सोचोगे अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए कैसे कैसे भैया, इतने तमिल को लेकर आप अलग राज्य बना लोगे? प्रभाव करने का चिंता की बात नहीं है, मैं इधर से भी तमिल लूंगा, मलेशिया से तमिल लूंगा, इंडोनेशिया से तमिल प्रांत लूंगा, सबको जोड़ दूंगा। लोग यार प्रभाकरण अजीब सी बात कर रहे हैं। लेकिन प्रभाकरण इधर अड़े हुए थे, श्रीलंका सरकार उधर अड़ी हुई थी, भारत के लिए बड़ी फजीहत। और बच्चों एलटीटी हमारे लिए क्या कर सकता है, इसी बात को देखना, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी एलटीटी कारण। राजीव गांधी की हत्या हो गई एलटीटी कारण। राजीव गांधी का दोष यही था कि उन्होंने श्रीलंका की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया था। राजीव गांधी ने कहा था, अरे भाई तमिलों को कुछ अधिकार मिल जाए, तमिलों को श्रीलंका से अलग न किया जाए, ये भारत का स्टैंड हमेशा रहा है। अरे कुछ स्वायत्ता दे दो, अगर उनको स्वायत्ता दे दो। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम कह दोगे कि अलग ही राज्य बन जाएगा, वो इतने छोटे छोटे राज्य वो अलग अलगाव की बात करेंगे। और इसी चक्कर में दोस्तों श्रीलंका में बड़ी फजीहत हुई, और हुआ क्या, श्रीलंका गृह के मुहाने पे चला गया। लेकिन ये फजीहत श्रीलंका की दूर कब हुई, 2009 में प्रभाकरण मारा गया, एलटीटी समाप्त हुआ, तो प्रभाव कुछ श्रीलंका को राहत की सांस आई। लेकिन दोस्तों अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है। तो क्या आप सवाल है, इसका मतलब है श्रीलंका के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ था उसका परिणाम एलटीटी आया, उसके बाद फिर एलटीटी के द्वारा स्वाभाविक रूप में संघर्ष पैदा कर दिया गया, श्रीलंका के युद्ध का शिकार बन गया। लेकिन मेरे बच्चों 2009 में प्रभाकरण की हत्या हो गई, एलटीटी को मारा गया। और कहा जाता है एलटीटी को मारने में तो भारत का भी हाथ था। आरोप तो भारत पर यह भी लगता है कि एलटीटी को हमने सपोर्ट भी किया था। हमने कभी सपोर्ट नहीं किया था बच्चों। अब हाँ, तमिलनाडु को कुछ फंडिंग मिलती थी, लेकिन अब सवाल यह है कि एलटीटी
अतीत हो गया। और आप जानते हो इंटरनेशनल रिलेशन में जो बातें बीत गई हो तो एग्जामिनर पूछता नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट पूछेगा। अब ये नहीं कि एग्जामिनर पूछेगा 50 साल पहले क्या हुआ हो तो आपसे सवाल पूछेगा नहीं। अब इसीलिए बच्चों सवाल है कि अब श्रीलंका भारत के साथ रिलेशन कैसे हम इस मुद्दे पर आ जाए। इस इतिहास के साथ क्या तमिल मुद्दा आज भी प्रभावी है? क्या भारत श्रीलंका में आज चाइना महत्वपूर्ण हो गया है? अभी हिंद महासागर में क्या हमारी श्रीलंका के साथ पोजीशन है? इतने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले बच्चों सवाल पूछ लो, आज कुछ सवाल पूछ लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चन का आईआर में कितने, क्या लिखा है? मेरी फुल स्क्रीन नहीं। और आज बात समझ में नहीं आता है कि सर जहाँ कहाँ क्या कितना इतने दिम कितने क्या है, इतने दिमाग कैसे होते हैं, क्या पता नहीं क्या। लद्दाख में अच्छा कहाँ अच्छा, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलम की स्थापना कब हुई थी? सेफाली। इसकी स्थापना देखो 78-79 में हुई थी। अरे बच्चे, किसी में माओवादी का मतलब क्या है? अरे मेरे बच्चों, माओवादी का मतलब वही तमंचे पे डिस्को करते हैं, वही माओवादी है। किसी बच्चे ने पूछा नेपाल की संधि। अरे बच्चों, उसे 1950 की नेपाल की संधि में कहा गया था नेपाल के नागरिकों को भारत में नागरिक का दर्जा मिलेगा। इन नेपाल कोई व्यक्ति आके भारत में नौकरी कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, केवल वोट नहीं दे सकता। भारत का नागरिक नेपाल में ही सुविधा मिलेगी, ये संधि थी। नेपाल कहीं से हथियार वगैरह मंगाएगा, भारत से पूछ लेगा। क्योंकि हकीकती बात थी बच्चों, 1950 में भारत के नेपाल के पास कोई सेना ही नहीं थी। अगर श्रीलंका इंडिया से कौन ट्रेड करता है? सर श्रीलंका इंडिया से, अरे मेरे बच्चों अभी ट्रेड पर आएंगे, अभी तो मैं एक स्टोरी बता दी। और किसी बच्चन का मॉडल आंसर, अच्छा मैं दे दूंगा। देखो यही पॉइंट जो बता रहा हूँ वही तुम, अच्छा सिल्क कच्चा, अरे हम बताएंगे अभी देखो। अरे मेरे अभी तो कच्चा तीव के बारे में जो पूछ रहे हो मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है, एक बेसिक मामला बता दिया, श्रीलंका कैसे जला और कैसे प्रॉब्लम में आया, फिर कैसे रिस्टोर हुई, बात अभी आगे बता देंगे। किसी बच्चे ने पूछा श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? अरे मेरे बच्चों 48 में, जस्ट हमारे 1 साल बाद। किसी में सुगौली संधि क्या है? अरे भारत नेपाल के बीच सीमा का विभाजन हुआ था बच्चों, सुगौली संधि से। क्या एक देश को दूसरे देश का सहयोग करना चाहिए? अरे हाँ देखो, दुनिया लेन देन की है मेरे बच्चों, आपस में नोट्स का लेन देन नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? तो यही सहयोग है। थैंक कच्चा थी वो बता देंगे मेरे बारे में, आगे आगे तो आने दो मेरे बच्चों। ये तो एक बेसिक बात बता दी कि आज के डेट में लिट्टे नहीं रहा, एलटीटी नहीं रहा, अब मामला कैसे बनेगा उसी की हमें चर्चा करनी है। इसी में बच्चे मालदीव पे भी आएंगे बच्चों, चिंता मत करो। जो 4th एडिशन की बुक है वो लेना है मेरे बच्चों, लेटेस्ट एडिशन तो वही लेना चाहिए ना, छोटा एडिशन क्यों लोगे? क्या किसी बच्चे सब नेपाल सब याद रखना? अरे कुछ ही पॉइंट है। अरे मेरे बच्चे देखो, नोट्स बनाओगे कि एक पेज में नोट्स आएगा, इतनी एक पेज बात तो याद रखनी पड़ेगी। बाकी इतिहास नहीं कि एलटीटी कब बना, वो कब समझौता हुआ, वो सब हिस्ट्री की बातें हैं, वो स्टोरी के रूप में बता देते हैं बच्चे, उसका कोई महत्व नहीं है। किसी बच्चे डोकलाम विवाद, अरे विकास बता दूंगा मेरे पुत्र, अब आने दो, भूटान तो आने दो। नेपाल भारत के साथ आतंकवाद पर भी सहयोग करता है? अरे हाँ मेरे बच्चों, भारत नेपाल, अरे मेरे विकास मेरे पुत्र, अरे नेपाल के सैनिकों को हम ट्रेनिंग करते हैं और हमारा सेना अधिकारी नेपाल का ऑनररी जनरल कर्नल होता है। इसी बच्चन का से नेपाल इकॉनमी क्यों खराब हो गई? क्योंकि नेपाल वाले इसे बस पॉलिटिक्स में रह गए बच्चों। इसे बड़े ध्यान से देखना, हमारे देश में पॉलिटिक्स बिहार में ज़्यादा है, इकॉनमी सबसे खराब पॉलिटिक्स में है। और गुजरात में ज़रा देखो, इकोनॉमी जबरदस्त है वहां, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात लोग कम करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जहां भी पॉलिटिक्स ज्यादा होगी इकोनॉमी खराब होगी मेरे बच्चों। किसी बच्चे ने पूछा बुक लेना जरूरी है? अरे मेरे देखो अभी, अरे बच्चों को मान लो कोई बीए में है, कोई अभी शुरू शुरू में, बुक बिल्कुल पढ़ना चाहिए यार। बच्चों में पढ़ने की आदत होनी चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, और एक आध बुक तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे बच्चों। अब ये नहीं केवल शॉर्टकट चलोगे तो ऐसे नहीं है।
अरे मान लो जब जिस साल एग्जाम दे रहे हो नोट्स उस समय काम करता है। अब ये नहीं कि शुरू से ही नोट्स आप बताओगे। श्रीलंका से पूरा विवाद क्या? अरे मेरे बच्चों, अभी श्रीलंका तो हमने आए कहाँ? अभी तो हमने श्रीलंका को बस एक एग्जाम्पल दिया है कैसे विवाद हुआ और कैसे खत्म हुआ। किसी बच्चे को कौन सी, अरे मेरे बच्चों विदेश नीति की मेरी किताब है, उसको पढ़ लेना पूरा स्टोरी, जैसा आपको भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति ओरिएंट ब्लैक स्वान से है, जिससे पॉलिटिक्स पब्लिकेशन पॉलिटी आती है, तो सब हो जाएगा। नेपाल के साथ अन्य विवाद, अरे नेपाल के साथ मैंने बता दिया, काला पानी के अलावा 1950 का ट्रेड का थोड़े थोड़े विवाद है, कोई गंभीर नहीं है मेरे बच्चों। किसी बच्चे का नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित, अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। देखो नदी पीछे नहीं मुड़ती मेरे बच्चों, एक बार आगे बढ़ गई तो मामला बढ़ गया। किसी बच्चे सिटीजनशिप एक्ट, अरे मेरे अब श्रीलंका का सिटीजनशिप एक्ट थोड़ी समझना है मेरे बच्चे, बस एक लाइन देख लिया तमिलों के साथ भेदभाव हुआ, और वो बात 1948 की आज तो भी खत्म हो गई। तो अब इतना हमें जरूरत नहीं बच्चों, उतना विस्तार करोगे, हमें तो वर्तमान पे आना है भी। और भाई श्रीलंका के नागरिक अधिनियम में ही था कि जो भी लोग श्रीलंका में जन्मजात पैदा नहीं हुए हैं, जो श्रीलंका में पैदा नहीं हुए, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी मेरे बच्चों, यही बात थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी कल करते हैं। थैंक यू। श्रीलंका की वर्तमान घटनाक्रम कल, कच्चा तीबू से लेकर बाकी बातें कल। थैंक यू बच्चों।